चलो, आवाज आ रही है ना सभी के पास? चलो बहुत बढ़िया। हेडिंग जमाओ। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? सिस्टम हो गया था, सराउंडिंग हो गया था, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया था। यहाँ तक हो गया था सभी का? बताना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेडिंग जमाओ। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ही लगाना, ठीक ना? थर्मल इक्विलिब्रियम मत जमा देना। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बार लोग थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक ना? हेडिंग जमाओ। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। वेल, ध्यान से देखना, किसी भी बॉडी को हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब बोलते हैं ना जब एक तीन कंडीशंस होती हैं, हम लोग को तीन की तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके पहले ये समझो कि वो तीन कंडीशंस निकल के कैसे आई हैं। सब पता तो होगा ये सभी को, तीन होता है, कौन कौन सा? कोई बताएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल या फिर डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। ये तीन के तीनों अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो किसमें है, वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना? मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को होल्ड करने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी सिस्टम में तीन इक्विलिब्रियम्स मेंटेन रहने चाहिए। कौन कौन से? थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, ठीक, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम भी तुम लोगों को पढ़ने को मिल सकता है कई किताबों में कि डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम भी होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोलो या डिफ्यूजिव बोलो, बाकी के तो ये तीन इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई होते हैं तो किसी भी सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वैसे उसके पहले देखो सब शुरू कहां से हुआ था। ये जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, जैसे जब तुम लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स, तो बताया गया होगा, तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा कि दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है थर्मो और दूसरा कौन सा है? डायनामिक। तो इसी थर्मो का मतलब क्या है? एनर्जी। थर्मो का क्या मतलब है? एनर्जी, ठीक ना? और डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स का मतलब है हम लोगों का थर्मो से एनर्जी, और एनर्जी की रिगार्डिंग हम लोग क्या मेजरमेंट ले सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक ना? और डायनामिक्स में क्या क्या आ सकता है हम लोग का? डायनामिक्स का मतलब क्या है? मोशन। डायनामिक्स का मतलब क्या है? मोशन। और मोशन से क्या क्या जुड़ा रहता है? मोशन के लिए हम लोग के पास फोर्स या फिर टॉर्क या फिर प्रेशर, और ये सब लगता है किसके ऊपर है? किसी ना किसी पार्टिकल के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? किसी ना किसी पार्टिकल के ऊपर लगता है। तो ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम को आगे पूरा बाकायदा डेफिनेशन देंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके पहले इंपॉर्टेंट ये है जानना कि निकल के कहां से है, ठीक है? सबका एक एक का छोटा छोटा डेफिनेशन है बहुत आसान टॉपिक, ठीक ना? अब ध्यान से देखना, पढ़ा भी होगा वैसे तुम लोगों ने। अब ध्यान से देखना क्या किया गया। अब जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया? तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? ये तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा कौन सा? केमिकल या फिर डिफ्यूजिव। केमिकल और डिफ्यूजिव। वो डिफ्यूजन याद है क्या सभी को? डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम, ठीक ना? अब ध्यान से देखना, डायनामिक्स के कारण ना ये दोनों इक्विलिब्रियम निकल के आए हैं, ठीक ना? डायनामिक्स के कारण कौन कौन से इक्विलिब्रियम निकल कर आए हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और डिफ्यूजिव या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर या एनर्जी से रिलेटेड कौन सा वाला इक्विलिब्रियम निकल कर के आया है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखना, थर्म से रिलेटेड है ये एक इक्विलिब्रियम और डायनामिक्स से रिलेटेड ये दोनों इक्विलिब्रियम था, ठीक ना? तो ये डायनामिक्स वाले पार्ट है। ये कौन से वाले पार्ट है? डायनामिक्स। जो थर्मोडायनामिक्स वर्ड है, इसीलिए मैंने बोला तुम लोग को शुरुआत में कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हेडिंग हमारिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का हेडिंग हमारिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम होना और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? आवाज हाँ, ध्यान रखना, मैकेनिकल और केमिकल कौन किसके हिस्से हैं? थर्मोडायनामिक्स के, डायनामिक्स वाले पार्ट से निकल के आया है, और थर्मल इक्विलिब्रियम कहां से निकल के आया है? ये थर्म वाला हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है? ये थर्म वाला हिस्सा। अच्छा चलो
तो यहाँ तक ये सब तो छोटी छोटी बातें होगी, समझेंगे कैसे कि कब थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम, कब कोई सिस्टम मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, कब कोई मेरा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान से देखना, थर्मल इक्विलिब्रियम किसके बारे में बताता है? थर्मल इक्विलिब्रियम हमको बताता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बताता है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के बारे में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसके बारे में बताता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इधर का सबको दिखाई दे रहा है क्या? चलो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसके बारे में बताता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बताता है हम लोग को इक्वालिटी ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क के बारे में। टॉर्क भी याद रखिएगा, कई लोग टॉर्क नहीं बताते, लोग टॉर्क भूल जाते हैं, लोग टॉर्क भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना। और फोर्स और टॉर्क है, और या फिर फोर्स की अगर चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो प्रेशर की भी चर्चा की जा सकती है, ठीक ना। तो प्रेशर भी मेंटेन रहना चाहिए। अभी मैं सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो बोला जाता है ना इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, कहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर की चर्चा की जा रही है, ठीक ना। खाली सिस्टम का नहीं होता है, ठीक ना, सिस्टम के सराउंडिंग मतलब वो अक्रॉस बाउंड्री लाइन की हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका केमिकल या फिर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल तो पढ़ा होगा तुम लोग, जिस भी एनर्जी से जी इसका यूनिट होता है और यू से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा तो ऐसा समझना, इक्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक ना, इक्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन की चर्चा करता है। अच्छा चलो, ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन सबका एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए ना तुम लोगों को, बताना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें सारा का सारा लिखूंगा, इसको बिठाता हूँ, ठीक ना। तो ध्यान से सुनो, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या नेसेसिटीज है? थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए मेरी बॉडी के पास क्या चाहिए? हाँ बोलो। अरे अपना माइक ऑफ करो भाई, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो जरा। चलो अब ध्यान से देखो क्या बता रहे थे। किसी भी बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन की तीनों समझ में आई? बताना। अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसको मिटाते हैं। अब ये जो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ फोर्स और इक्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन की जो बात की जा रही है, ये कहाँ के लिए बात की जा रही है? क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर देखा जाए, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, जो सबसे पहला तो कौन सा था तुम लोगों का? थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा था? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? T1 बराबर T2। तुम लोग आमतौर पे किताबों में देखने को मिलेगा T1 बराबर T2 लिखा रहता है। दूसरा कौन सा था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग दो चीजें दिखा सकते हैं। कौन सा? F1 बराबर F2 या फिर टाउ1 बराबर टाउ2। टाउ1 बराबर टाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कौन सा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट सबकी चर्चा करेंगे, ठीक ना। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया? केमिकल पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, ठीक ना। तो माना कि केमिकल पोटेंशियल μ1 इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल μ2। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए एग्जांपल लो। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बॉडी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये तीन के तीनों सेटिस्फाई होने जरूरी है। और अगर इन तीनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये बाकी के दो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब अगर कोई एक इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्टर्ब करेंगे ना अपने बॉडी का, या फिर अपने सिस्टम का, बॉडी का नहीं, अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कोई भी एक इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब करते हैं तो बाकी रिमेनिंग दो के दोनों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे? कोई इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएगा? पढ़े होगे तुम लोग, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं। चलो देखो कैसे। जैसे कि मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम तो समझ में आता है लोगों को। चलो भैया T1 बराबर T2, किसी दो जगह का टेम्परेचर नाप रहे होंगे, बराबर आ गया तो ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ठीक ना, तो रिमेनिंग टू इक्विलिब्रियम्स भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो कैसे। जैसे कि मान लो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की चर्चा करो, ठीक ना।
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया कि फोर्सेस, हाँ एक इसके लिए एक और वर्ड यूज करना चाहिए, ये जो F1 बराबर F2 बोल रहे हो इसका मतलब क्या है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। अच्छा, जैसे ही F1 नॉट इक्वल टू F2 होगा, F1 नॉट इक्वल टू F2 होगा, यानी कि फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, और जब फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तब उनके बीच कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो कोई एक ना कोई दो, या मान लो अगर दो ही पार्टिकल की चर्चा करो तो कोई एक पार्टिकल फिर से छटक के कहीं और जाएगा कोलिजन के बाद, फोर्स अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो जब वो मोशन में जाएगा तो आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब करेगा। अरे बताना, तो होगा क्या वहां पे, वो धीरे धीरे टकराने के कारण क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी, जिससे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। वही 3/2 kBT वाले फॉर्मूले से वो रिलेशन है ना, एक हाफ ऑफ mv² और 3/2 kBT वाला, उन्हीं दोनों रिलेशन से, ठीक ना। तो अगर तो देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैंने डिस्टर्ब करा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का क्या तरीका, मान लो कि तुम उसको पकड़ के, तुम्हारे पास कोई एक चीज थी, कोई भी, जैसे मान लो कप में ही कोई चीज लेकर, जैसे चाय ही लेकर के रखे हो, ठीक ना, सभी के सभी स्टेबल हैं, सब कोई मोशन वोशन नहीं है, सब एकदम मेंटेन है, और तुमने क्या किया, उस पर चम्मच लगाए और उसको लगे हिलाने खूब देर, ज्यादा देर तक उसमें चम्मच चलाते रहे, तो एक समय आएगा ना कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो तुमने डिस्टर्ब क्या किया था, तुमने डिस्टर्ब तो करा उसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और डिस्टर्ब क्या हो गया उसका, क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद ध्यान से देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा समझो ना कि अगर तुम अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी कर रहे हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वहां पे किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं ऑकर करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं ऑकर करना चाहिए। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये कि जैसे मान लो हाथ में सरफ लेकर के और पानी में जब हाथ को डालते हो तो सरफ गर्म हो जाता है, वो जो पर्टिकुलर हिस्सा रहता है जहां पे सर्फ लगा रहता है हाथ में, वो वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। ऐसा हुआ है क्या सभी के साथ, बताना। होता है ना, क्यों होता है, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हुआ तो क्या हो गया, वहां पे जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर राइज करता है। अच्छा, जब टेम्परेचर राइज करने लगता है तो तुम क्या करते हो, बहुत पानी में ऐसे ऐसे हाथ को हिलाते हो तो तुमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। तो यही छोटे छोटे एग्जांपल्स है। और कोई एग्जांपल, अच्छा बार बार डिफ्यूजिव बोल रहे हैं, डिफ्यूजिव के लिए तो कोई एग्जांपल ही नहीं दे रहे, होगा ना ऐसा दिमाग में क्वेश्चन। तो डिफ्यूजिव के लिए बहुत कॉमन एग्जांपल किसी भी किताब में तुम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा वाला, पानी लो और पानी में क्या कर दो, 2 बूंद स्याही गिरा दो, ठीक ना, जो पेन का जो इंक होता है, वो नींबू वाला पेन जो आता है, ठीक ना, क्या करें, पानी लिए और ट्रांसपेरेंट ग्लास में लो और उसमें क्या करो, 2 बूंद स्याही गिरा दो। तो ध्यान से देखोगे धीरे धीरे जो स्याही के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वही वाला कंसंट्रेशन की कहानी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक ना। तो धीरे धीरे तुमको उसमें रिएक्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। तो फिर उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ताकि सारी मतलब पूरा पानी क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो तुम फिर से क्या करोगे, चम्मच उठाए, हिला दिए चम्मच से कप में, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, मतलब वो डिफ्यूजन वाला कहानी खत्म रहना चाहिए, देयर शुड बी नो काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक ना। अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक ना, तो ध्यान से देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम अकेले मत बोल देना कभी भी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम 2 अलग अलग बात है, ठीक ना। अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से अगर समझना है तो जैसे ध्यान से देखो क्या होता है, अच्छे से अब ध्यान से देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करना। लिखवा दें कि रहने दें, बताना, बोलना। हेलो, लिखवा दीजिए कि रहने दें। चलो बहुत बढ़िया है। तो अब ध्यान से देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक रिजिड कंटेनर है, क्या है, कोई एक रिजिड कंटेनर है। ये जो बार बार मैं बोल रहा था ना कि T1 बराबर T2 होना चाहिए, यानी इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर या फोर्स होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पे बस आदमी क्या देता है ना कि इन द सिस्टम, खाली इन द सिस्टम नहीं, सिस्टम की बाउंड्री के अराउंड भी हम लोग को चेक करना पड़ता है, तब जाकर के बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, कोई भी मेरे पास एक रिजिड कंटेनर है, ठीक है। इस रिजिड कंटेनर में मैंने माना कि कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है A
और कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है B, ठीक ना, और कोई एक यहाँ पे भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है C। तो अब इसको मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोलूंगा, अच्छा इसके रिगार्डिंग मैंने टेम्परेचर माना कितना TA, इसके रिगार्डिंग मैंने टेम्परेचर माना TB। अच्छा यहां पे अंदर अंदर मैंने क्या माना है, सिस्टम की बाउंड्री मान रखी है, क्या मान रखा है, सिस्टम का बाउंड्री मान रखा है, ठीक। ये है मेरा सिस्टम, यहां पे कहीं मेरा सराउंडिंग है, ये मेरा रिजिड कंटेनर, अब ध्यान से देखो, ये जो इस सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब TA बराबर TB हो, क्या हो, TA बराबर TB हो, साथ ही साथ TB बराबर TC भी होल्ड करता हो, TB बराबर TC भी होल्ड करता हो, तब जाकर के हम लोग इसको किसमें बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि यहां पे हम लोग बताते हैं कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, कहां पे, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। खाली विद इन द सिस्टम बोल करके मत छोड़ देना, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अंदर अंदर का तो बराबर होना चाहिए और अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री के साथ भी किसमें रहना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी यूनिफॉर्मिटी जो है तुम्हारे टेम्परेचर की वो विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री हर जगह बराबर रहनी चाहिए, तब जाकर के मेरा बॉडी किस में आ पाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं है तब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना गड़बड़ा जाता है। वेल यहाँ पे तो मैंने रिजिड कंटेनर ले लिया है ना, अगर मान लो कि तुम्हारे पास रिजिड कंटेनर नहीं रहता, क्या नहीं रहता, रिजिड कंटेनर नहीं रहता, तुमने क्या करा है, तुमने एक कॉफी लिया और कॉफी में क्या करे, क्रीम डाल दिए, कॉफी में क्या किए, क्रीम डाल दिया। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए, कॉफी के मॉलिक्यूल्स अलग और क्रीम के मॉलिक्यूल्स अलग, कॉफी को मैंने माना A और क्रीम को मैंने माना B, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मैंने माना कि 35 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे है, 35 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। और तुमने क्या करा है, कोल्ड कॉफी बनाई है तुमने, या फिर कोई भी एक कॉफी बना ली है तुमने, ठीक ना। ध्यान से देखना, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे ही तुमने उसमें कॉफी में अपने क्रीम को सबमर्ज करा है, मतलब जैसे ही क्रीम को डाले हो तुरंत क्रीम को मिक्स करा, तुमने क्या करा है, सबसे पहले दोनों का टेम्परेचर मेंटेन करा होगा, TA बराबर TC करे होगे, अरे बताओ, TA बराबर TC करे होगे, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, अगर तुम्हारा कॉफी मान लो बहुत गर्म है, तो तुम्हारा कॉफी क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो TA बराबर TC तो हो क्या है, लेकिन वो धीरे 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 कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ उसकी एनर्जी बाहर सराउंडिंग में जा रही होगी। माने कि तुम्हारे कॉफी का टेम्परेचर कितना था, माना कि 60 डिग्री सेल्सियस पे था, और तुम्हारे रूम का टेम्परेचर कितने पे था, 30 डिग्री सेल्सियस पे था। ये कॉफी प्लस क्रीम है और ये क्या है, रूम है। तो तुमने क्या करा, कॉफी और क्रीम मिक्स करा और दोनों को मिला दिए, तो टेम्परेचर तुमने कॉफी का मीन TA का टेम्परेचर और TB का टेम्परेचर तुमने बराबर बराबर कर दिया। लेकिन अगर रूम के साथ तुम मतलब अगर तुम उसको जिस रूम में रखते हो, अगर उस रूम का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हर समय उसमें से ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, ठीक ना, कुछ ना कुछ उसमें से जैसे जैसे थोड़े समय बाद उसको आकर के नापोगे ना, 15 मिनट बाद आकर के नापोगे तो इसका टेम्परेचर घट गया रहेगा, फिर 15 मिनट बाद आकर के नापोगे तो इसका टेम्परेचर और घट गया रहेगा। तो एक समय आएगा, धीरे 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 वो रूम के साथ बराबर मेंटेन करेगा अपना टेम्परेचर, ठीक ना, कुछ अपनी एनर्जी रूम में ट्रांसफर करता जाएगा, ठीक ना, ठंडा हो जाएगा ऐसा बोलो, तब जाकर के हम लोग उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक ना। नहीं तो अदरवाइज हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर कहां पे देखेंगे, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैथमेटिकल कुछ बताने के लिए देख, अगर कोई कभी तुमसे पूछे तो याद रखिएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड ऑलवेज बी 0 फॉर बीइंग थर्मल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड ऑलवेज बी 0, कहां कहां पे, विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम एंड
across the system boundary and across the system boundary, ठीक ना। और ये हमेशा कितना होना चाहिए, कर्ली टी ओवर कर्ली एस हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कई कई किताबों में तुम लोग को ऐसा भी मिल सकता है, कर्ली टी ओवर कर्ली एक्स बराबर 0, कर्ली टी ओवर कर्ली वाई बराबर 0 और कर्ली टी ओवर कर्ली जेड बराबर 0। तो बात बराबर है, ठीक ना, इसमें मत कंफ्यूज होना। बताओ यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई, बताना यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, उसके बाद कौन सा आता है हम लोग का, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी समझ लो। अरे निकलो यार, अब ध्यान से देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कुछ लिखवाऊं कि रहने को बताना है, या फिर नोट्स भेज देंगे, लिखो मत, नोट्स भेज देंगे हम इसी ऐप पे ना, अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। चलो भैया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देख लीजिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी वही वाली कहानी, ठीक ना। एक कंटेनर लिए, ठीक ना, और कंटेनर में क्या करा हम लोग, यहां पे माने कि कोई मेरा मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पे कोई मेरा मॉलिक्यूल बी है, और इसमें भी वही सेम डेफिनेशन बताओगे। सॉरी, यहाँ पे तुम लोग वो बना लेना सिस्टम बाउंड्री, ठीक ना, वही रिजिड कंटेनर वही सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने माना कि फोर्स कितना है F1, यहाँ पे फोर्स कितना है मेरे मॉलिक्यूल के पास F2, और यहाँ पे कोई मेरा मॉलिक्यूल C है जिसके पास फोर्स कितना है F3 है, ठीक ना। तो डेल्टा F शुड बी 0, डेल्टा F शुड बी 0। डेल्टा F का मतलब क्या, कि इन दोनों का हम लोग बैलेंसिंग चेक करेंगे ना भैया, कि फोर्स शुड बी बैलेंस्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0। ये डेल्टा F किसको बता रहा है भैया, नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक ना। वैसे ही सेम यहाँ पे नेट फोर्स बाहर वाले के लिए भी हम लोग को 0 चेक करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा कि तुम्हारे कंटेनर में हर जगह प्रेशर सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1, यहाँ पे भी P1, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसका कोई एक एग्जांपल, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बलून वाला, ठीक ना, कि बलून में अगर हवा भर दिए हो, ठीक ना, तो उसमें तुमने प्रेशर क्या करा है, चारों तरफ बराबर बराबर रखा है, और जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक ना, एक एटमॉस्फेयर के कारण लगने के कारण, ठीक ना, और एक अंदर तुम्हारे मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहे, तो वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं माना जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसके लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कर्ली F ओवर कर्ली S इज इक्वल टू 0। यहां पे भी वही बताओगे क्या, विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, इसके लिए एक और चीज तो मैंने बताई थी, क्या, टॉर्क। अरे हो सकता है तुम्हारे मॉलिक्यूल्स मोशन वो रोटेट कर रहे हो, जरूरत थोड़े कि ऐसे ही एक एक करके लीनियर मोशन ही परफॉर्म करें। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि 3 प्रकार से मोशन हम लोग देखेंगे, ठीक ना, या फिर एक वाइब्रेशनल, दूसरा रोटेशनल, और तीसरा कौन सा, ट्रांसलेशनल, याद है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कर्ली टी ओवर कर्ली एस भी क्या होना चाहिए, 0। फिर से वही कहानी, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि हम लोग बस सिस्टम के अंदर नहीं देखेंगे, सिस्टम के बाहर का भी देखेंगे, क्योंकि बाहर के भी इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक ना। तो डेफिनेशन इसके लिए भी क्या बोलोगे कि किसी प्रकार का कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहना चाहिए, और क्या नहीं रहना चाहिए, फोर्स बोल लो या फिर टॉर्क बोल लो, ठीक ना, वो अनबैलेंसिंग वाली कोई कहानी नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। और क्या बोलेगा इसके लिए, प्रेशर जो होना चाहिए दैट शुड बी सेम, और अंतिम क्या, प्रेशर ग्रेडियंट या सॉरी फोर्स ग्रेडियंट शुड बी 0। फोर्स ग्रेडियंट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा कर्ली F ओवर कर्ली S शुड बी इक्वल टू 0। अब अंतिम बचता है कौन सा हम लोगों के पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो समझा चुका हूं, अरे बोलो, केमिकल इक्विलिब्रियम तो भी 2 एग्जांपल्स दिए ना मैंने, बताना, एक डिफ्यूजन के हेल्प से और एक सर्फ वाला एग्जांपल, याद रहेगा। उसमें भी कैसे बताओगे, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन देखेंगे, डेल्टा C, ठीक ना, ध्यान से देख लो।
केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना, किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। वही यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बी है और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल सी है। यहाँ पे मैंने माना कि इसका कंसंट्रेशन कितना है Ca, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना है Cb और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना है Cc। तो यहाँ पे फिर से वही इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डेल्टा सी क्या होना चाहिए, 0, ठीक ना। डेल्टा सी क्या होना चाहिए भैया, 0, डेल्टा सी शुड बी 0। या फिर इसी को कैसे बोल सकते हो, कर्ली सी ओवर कर्ली एस इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या लगाओगे, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, एंड अक्रॉस द सिस्टम, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल कह रहा हूं जो डिफ्यूजन वाला था, डिफ्यूजन के से रिलेटेड इसके लिए एक और पॉइंट बोला जाता है कि इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नो ट्रांसफर ऑफ मास इज अलाउड। और यही तो किसको लेकर के आता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को लेकर के आता है। किसकी प्रॉपर्टी को लेकर के आता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को लेकर के आता है, ठीक ना। अच्छा, और क्या बोल सकते हो कि अब ध्यान से देखना है, केमिकल पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए, डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हो रही हैं, होल्ड हो रही हैं, ठीक ना। बताना, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हुई। और अगर ये 3 की तीनों सेटिस्फाई होती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाँ, मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और अगर तीनों में से कोई एक अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कोई एक इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है तो मेरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, क्योंकि कोई एक अगर डिस्टर्ब होता है तो वो रिमेनिंग अदर्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। अरे बोलो, यहां तक की कहानी तो सभी को याद रही होगी, समझ में आ रही है सभी को, बताना। अब एक चार्ट छोटा सा बना रहा हूं, वो बना लो तुम लोग, ठीक ना। अच्छा, एक एग्जांपल है, हॉट एयर बैलून देखा है क्या सभी ने, वो जो एक शो आता था ना बेरी ब्रदर्स वाला, याद है कुछ, उसमें वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते थे सब, एक बड़ा सा बलून रहता है, उसमें आग जलाओ तो बलून ऊपर उठना शुरू कर देता है। अरे बोलो, वो एक ऐसा एग्जांपल है ना जहां पे तुम लोगों को मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल तीनों प्रोसेसेस उसमें दिखाई पड़ेंगे। वेल, इक्विलिब्रियम में कोई नहीं होते हैं, लेकिन ये 3 के तीनों वहां पे तुम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, हॉट एयर बैलून के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक ना, उनको हम लोग, जो हवा होती है वहां पे हम लोग हवा को गर्म करते हैं, ठीक ना, और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो वहां पे हवा को गर्म करना किसको बताता है, थर्मल वाले प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पार्टिकल के। अच्छा, उसके कारण मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं, ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल वाले प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और केमिकल वाला भी वहां पे ऑकर करता रहता है, ठीक ना। तो ये हॉट एयर बैलून जो है ना, हॉट एयर बलून एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे हम लोग ये 3 के तीनों फिनोमेना ऑकर करते हुए देख सकते हैं, ठीक ना। या फिर ऐसा बोल दो, केमिकल मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी वहां पे दिखाई पड़ती है, ठीक ना, डिफ्यूजन वाली, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागने वाली, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स की। तो हॉट एयर बैलून एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे ये 3 के तीनों जो प्रोसेसेस है ना, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, ये 3 के तीनों देख सकते हो। वेल, इक्विलिब्रियम में कोई नहीं होते, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई एक ऐसा एग्जांपल जहां पे तुम लोग तीनों देख सको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अंतिम बनता है कि थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल के लिए तो बता दिए एग्जाम्पल, थर्मल के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं बताया। तो थर्मल के लिए बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि पॉन्ड वॉन्ड देखे होगे, जब बहुत गर्मी रहती है, ठीक ना, वहां पे टेम्परेचर अनबैलेंसिंग की अगर चर्चा करो तो ऊपरी सतह पे बस पानी गर्म रहता है, अंदर की सतह पे पानी ठंडा रहता है, ठीक ना। तो अगर मैं पॉन्ड को कोई एक, या फिर तालाब को क्या करूं, अगर मैं कोई एक सिस्टम मान लूं, ठीक ना, तो उस सिस्टम में क्या होगा, ऊपर के कुछ दूरी तक क्या होगा, ऊपरी कुछ लेयर्स ज्यादा हायर टेम्परेचर पे रहते हैं,
और नीचे के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर निचला लेयर जो रहता है पानी का वो लोअर टेम्परेचर पर रहता है, ठीक ना। तो वो एक एग्जांपल है जहाँ पे T1 इज नॉट इज इक्वल टू T2 है, ठीक ना। चलो अब एक छोटा सा बस चार्ट बना ले और उसके बाद क्लास पॉइंट करते हैं, ठीक ना। अब देखो इसमें बेसिक में बस 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसने किसने पढ़ा है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पार्शियल, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन किसने किसने पढ़ा है? अच्छा मैसेज कर देना, ठीक ना, समझाने मत बताओ, रहने दो। एक छोटा सा टेबल बना ऐसा सा, यहाँ पे लिखना पार्टिकल्स और यहाँ पे लिखना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पार्टिकल लिखना सही रहेगा, पार्टिकल मत लिखो, एक्सचेंज क्वांटिटी लिखो, एक्सचेंज क्वांटिटी, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सचेंज क्वांटिटी, अगर एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम बताना? अगर एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम? एनर्जी से रिलेटेड कौन सा? बहुत बढ़िया, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मास या फिर पार्टिकल्स का अगर मोशन हो तो कौन सा इक्विलिब्रियम? मास या पार्टिकल की चर्चा की जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल। और मैकेनिकल के लिए एक्सचेंज क्वांटिटी क्या है? फोर्स, प्रेशर, टॉर्क, ठीक ना। ये तीनों के तीनों एक्सचेंज क्वांटिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैकेनिकल। ये याद रखना, सबका समरी यहीं पे खत्म हो गया, ठीक ना। बताना सभी को समझ में आया है ना? अच्छा मैंने वो वाली बात बताई थी क्या, उसमें भी होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली कहानी, ठीक ना, याद रखिएगा केमिकल के लिए भी। बताओ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आया सभी को? अरे बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना।